अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फाहद हुसैन साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन 3-4 बड़े इश्यूज की जो इस मुल्क में हमेशा से हल तलब हैं। इन पर तमाम सियासी जमातों और दूसरे स्टेक होल्डर्स का मौकफ तो एक ही है, मगर जब बात आती है अमल दरामद की तो नतीजा सिफर ही नजर आता है। इन इश्यूज में सरे फहरिस्त है साफ शफाफ इंतखाबात, जिसके हवाले से पिछले हफ्ते कानून साजी भी की गई, मगर इस पर इत्तफाक राय नजर नहीं आ रहा। दूसरा बड़ा मसला है बिला तफरीक एहतसाब का, और तीसरी चीज है वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस। हर जमात, हर आला ओहदेदार चाहता तो है कि अपनी परफॉर्मेंस के जरिए मुल्क में गुड गवर्नेंस लाए, मगर अमली तौर पर यह होता नजर नहीं आ रहा। आज हम अपने शो में जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं और उन बड़े इश्यूज पर जिनकी वजह से हमारे मुल्क में कोई मुस्बत तब्दीली नजर नहीं आ रही और मसाइल जूं के तू हैं। फाद साहब, मेरे ख्याल में हम स्टार्ट कर लेते हैं। आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस जो चल रही है उसमें मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी बात की है, वकला हजरात ने भी, और कुछ सीनियर सियासतदान भी हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज वहां पे हाईलाइट किए गए हैं, जिसमें जुडिशरी की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात हुई है और एहतसाब के अमल और नैब पे भी बड़ी खुल के बात की है शायद खकान अब्बासी साहब ने भी। तो मेरा ख्याल में अब्बासी साहब का क्लिप वो सुन लेते हैं और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम की डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। जी। That is whatever, it's political engineering, it is manipulating politics, it is punishing people without convicting them, whatever you want to call it. If you want accountability of politicians, it's very simple. The whole world does it. You don't need special laws. The people who apply taxes and the people of Pakistan should answer for their own assets. They should answer for their own lifestyle. जी फाद साहब, आज शायद खकान अब्बासी साहब नैब के हवाले से बात कर रहे थे। कल भी हमने अपने शो में क्लिप सुनवाए थे चीफ जस्टिस साहब का भी और उससे पहले जो गर्मा गर्मी शुरू हुई थी अली अहमद कुर्द की तकरीर के बाद भी। तो सर, बात तो सभी करते हैं जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं मुल्क में, लेकिन अमल दरामद हमें क्यों नहीं नजर आ रहा आज के दिन तक? देखिए बकास, इसमें ना 2-3 दिन से ये कॉन्फ्रेंस, आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस चल रही है और इसमें बड़ी धुआंधार तकरीरें भी हुई हैं और हर तरह की हमें बात सुनने को मिल रही है। और मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस प्लेटफॉर्म से उस तरह के मामलात और उस तरह की थीम्स पे गुफ्तगू हुई है जो पाकिस्तान के लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा अहम भी हैं, ज़रूरी भी हैं, और उनका जो हल है वो हमें ढूंढना जो है वो हर हाल में जो है हमारी अव्वलीन तरजीहात में होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए इसमें आज जिस तरह के आपने अपने इब्तदाई में जिक्र किया कि 2-3 इश्यूज हैं, 3 इश्यूज हैं जिस पर हम आज बात करना चाहेंगे। वो तीनों इश्यूज क्योंकि आज पिछले चंद दिनों से हमारी जो एक नेशनल बहस होती है, डिबेट होती है, उसकी वो जीनत बन रही हैं, हेडलाइंस भी उसमें आ रही हैं। और वो 3 क्या हैं? अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि जॉइंट सेशन में एक इलेक्टोरल रूल जो नए इस्लाहात हैं उनको बुलडोज किया गया, और हर हवाले से ये बात हो रही है कि जी किस तरीके से इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी ईवीएम होगी तो फेयर इलेक्शन होंगे, वरना नहीं होंगे। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो फ्री फेयर इलेक्शन करवा सके। और अपोजिशन कहती है कि अगर ईवीएम होगी तो फिर तो धांधली हुई। यानी बिल्कुल, अब ये नहीं है कि बीच में आप जो है वो एक 18 पे खड़ा है, एक 20 पे खड़ा है, एक 0 पे और एक 100 पे, ऐसा ही। उसी तरीके से ये जो कॉन्फ्रेंस का भी आपने दिखाया, इसमें कई तकारीर हुई हैं जिसमें जो एहतसाब के हवाले से जो हमारा एक सिलसिला है, जो हमारा निज़ाम है, उस पर तनकीद हुई। शायद खकान अब्बासी साहब ने नैब का जिक्र किया, उससे पहले अली ज़फ़र साहब भी बोले हैं आज, उन्होंने भी नैब के हवाले से कुछ बातें की हैं। और कारकर्दगी जो है हुकूमत की, उस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है आजकल। और मुझे लगता है कि उसकी एक वजह यह भी है कि अब कारकर्दगी बड़ा अहम जुज़ बन गया है हमारी गवर्नेंस का। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, इलेक्शंस, इंतखाबात, एहतसाब और कारकर्दगी, ये वो मेन इश्यूज बन गए हैं जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान में गवर्नेंस, पाकिस्तान को चलाने का जो मयार है वो इस पे तोला जाएगा। तो मुझे लगता यूँ है कि इसमें जो एहतसाब के हवाले से भी कुछ बात हुई जी, और उसमें अदलिया का जिक्र भी आया, हमने कल भी सुनाया था जी, बिल्कुल। तो इसमें और भी कुछ है जो हम
लोगों की याद दहानी करा दें जो कॉन्फ्रेंस में कायरा साहब भी बोले हैं एहतसाब के हवाले से, उन्होंने मॉडल की भी एक बात की है कुछ कंट्रीज के, वो भी सुन ले, वो सुन लेते हैं फिर इस पे बात कर लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें एक बात ये भी समझनी होगी, हमें आइन के ऊपर अमल करना है, डेमोक्रेसी के साथ मुल्क चलाना है तो क्लैरिटी के साथ चलाइए। अगर हमारे जेलों में सऊदी और चाइनीज अकाउंटेबिलिटी मॉडल रहे तो फिर मेरी ख्वातीन और हज़रात अलविया ये है कि हम ना सऊदी मुआशरा है ना ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ये भी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल में 1 बाय 1 लेके चलते हैं इश्यूज को। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो नारा भी सुन रहे हैं और मतलब डेली की न्यूज में भी साफ शफाफ इंतखाबात की एक वर्डिंग हमें किसी ना किसी तरह से खबरों में मिलती है, लेकिन वो वर्डिंग ही है, उसमें मतलब होना तो ये चाहिए था कि इतने इंपॉर्टेंट लॉज अगर पास हुए हैं तो हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते, हम कहते हैं कि यार बड़ा अच्छा काम हो गया मुल्क में, जो है मुल्क उस तरफ चल पड़ा है कि साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। लेकिन मेरा ख्याल में रिजर्वेशन ज्यादा है और एक पार्टी खुश है, वो है पीटीआई। बिल्कुल, और ये वही कहानी है जो हम कई बार पहले सुन चुके हैं। ये वही फिल्म है जो इससे पहले कई बार रिलीज हो चुकी है, हर बार फ्लॉप हुई है। और पता होता है, मतलब आप जैसे तजियाकारों को भी पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पता है पीछे 5, 6, 7 दफा यही चीज दोबारा चली है। वो देखे ना, एक बार कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो उसका सीक्वल नहीं बनता। हाँ, और अगर वो भी पिट जाए तो तीसरी तो कभी भी नहीं उसका सीक्वल बनता ना। तो यहाँ बार बार वही पिटी हुई फिल्म जो है वो हमें हमारे सामने आ रही है। फाल साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। वकास, हमने इस मुल्क को सीधी राह पे डालना है। अच्छा, ये एक रिवायती जुमला भी है जो हम दिहाइयों से सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हो नहीं पा रहा। यानी जो 8 से 50 की दिहाई में या 60 की दिहाई में हम सुनते थे और हर शख्स कहता था, जो भी लीडर आता था कि जी हम अब इस मुल्क को सही सिमत में डाल रहे हैं, और उसके बाद हर दिहाई में हमने ये जुमला भी सुना है कि मुल्क इस वक्त एक बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है। वो नाजुक मरहला खत्म ही नहीं हो रहा, वो बहुत लंबा हो गया। या ये है कि मुल्क एक चौराहे पे खड़ा हुआ है। हाँ। अच्छा, ये भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उस चौराहे से हम हट ही नहीं पा रहे। ऐसे ही उसकी 2-3 वजूहात हैं, लेकिन आज उन पे बात करने का इसलिए भी ये एक तरीके से अहम है क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त जो हमारा जो पिछले 10, 20, 30 साल की जो हमारी तारीख है, उसमें आपने देख लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी हमने देख ली, फिर हमने पीएमएलएन की गवर्नमेंट देख ली, बिल्कुल, फिर हमने फौजी हुकूमतें भी देख ली जी, फिर हमने कहा कि नहीं ये सारे पिट गए हैं, चुनाचे अब एक नई गवर्नमेंट आएगी जो, और वो इसलिए आएगी, नई पार्टी इसलिए उभरी है क्योंकि ये जो पिछली दिहाइयों का गंद है उसको साफ करके एक साफ शफाफ क़यादत आएगी और ये जो तमाम तर जो गड़बड़ी थी हमारे निज़ाम में उसको ठीक करेगी। चुनाचे इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ तीसरी फौज की तरह उभरे, कुछ उभारा गया, कुछ उभरे, वो गवर्नमेंट में आ गए। अब उसके भी 3 साल अब खत्म हो गए हैं, इलेक्शन आने वाला है, और अब इस वक्त क्या एहसास है? मेरे ख्याल में शायद वकास आप भी जब सियासी गुफ्तगू करते होंगे जी जी, तो मुझे तो यही सुनने को मिल रहा है, वो भी पिट गए, ये भी पिट गए, ये भी पिट गए। हाँ, अब क्या करें? इसी सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है, और अब हमारे पास क्या है? अब क्या करें? हाँ, अच्छा, अब देखिए, ये कोई क़यादत, सियासी क़यादत या लीडरशिप ऐसी तो नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और कहीं से आ गई। सवाल ये पूछने का, हम कोई मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं अब ये तीन लोगों को हमने चेक कर लिया, आप 4 डालें ना, आप मिलिट्री जो गवर्नमेंट है उनको भी डालें क्योंकि वो भी तो अपनी बारियां ले चुके हैं। तो अगर आप एक पाकिस्तानी और आप कहते हैं कि मैंने ये सारे देख लिए, तो अब ऐसा करते हैं 5वें का इंतजार करते हैं। वो तो बहुत लंबा इंतजार होगा ना। देखिए ना, इंतजार करना बजाते खुद एक पैसिव आर्ग्यूमेंट है। हाँ। कि जी आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, अब आप वेट करें। यानी आपने अपने ऊपर से वो सारा उसकी जिम्मेदारी उतार दी कि जी हमने तो कुछ नहीं करना, कोई आसमान से उतरेगा तो हमें क़यादत मिल जाएगी। लेकिन मेरा आज कहना यह है कि देखिए, जब आपके पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए, जो हम खुद कह रहे हैं कि अब ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो फिर हमें ये सवाल पूछना जरूरी है आज के दिन, वो सवाल जिसकी बुनियाद पे अभी जो ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी आपने तकरीर सुनी जी, वो सवाल जो जिसके पीछे आपको रोजाना पार्लियामेंट में भी जो है वो आहो बका सुनने को मिलती है, और ये वही सवाल है वकास जिसकी बुनियाद पे आए दिन हमारी मीडिया में, हमारे टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, जलसे जुलूस में, पंडाल पे खड़े होकर लोग वही बात करते हैं कि ये मुल्क क्यों नहीं चल रहा।
एक ही सवाल है, एक ही सवाल है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब आप उसके जो है वो मुख्तलिफ तो जैसे कहते हैं कि हिस्से करना शुरू करें कि जी मुल्क इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मईशत ठीक नहीं है, क्योंकि इंसाफ नहीं है, क्योंकि फलाना नहीं है, क्योंकि धमकाना नहीं है, वो सारी बातें ठीक, लेकिन बुनियादी सवाल शायद हमें आज करने को यही है कि अगर हमने सारे ऑप्शन एक्सरसाइज करके देख लिए और फिर भी मुल्क नहीं चल रहा, तो क्या ये वक्त नहीं आ गया वकास कि हम अपने आप को बिल्कुल यानी बगैर किसी लगी लिपटी के हम कहें कि हमें अब क्या करने की जरूरत है? हाँ, क्या करने की जरूरत है? अब ये बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन फौरी तौर पर लॉन्ग टर्म में तो आप इसके ऊपर किताबें लिख लें, लेकिन देखिए फौरी तौर पर मेरे सामने इलेक्शंस हैं जी, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो बुनियाद हैं इस निज़ाम की। और जो हमने पहले भी आपको याद होगा क्रिकेट की एग्जांपल दी थी, हाँ, क्या आपने उसमें उसका हमारा आर्गुमेंट क्या था? उसमें हमने यही कहा था कि हमने जब तक रूल्स तय नहीं करने और हम खेलने आ जाए, हम बैटिंग करें और उसमें रूल तय ना हो, तो फिर दूसरी जो भी टीम होगी वो मानने के लिए तो तैयार नहीं होगी। हम जिस तरह भी कवर ड्राइव किस तरह से करना है, LBW का क्या तरीकाकार होगा, वो हम जब दूसरी टीम ही उस पर एग्री नहीं करेगी तो हम जितने मर्जी उसको फाइनल करने रूल्स को, तो उसका फायदा नहीं होगा, फायदा कोई नहीं होगा। हाँ। तो फिर गेम ही नहीं हो सकती, गेम ही नहीं हो सकती। तो फिर किसकी कितनी अच्छी जो है वो स्टाइलिश बैटिंग है और किसका जो बैट और पैड के दरमियान गैप नहीं है और किस बैट्समैन की कोनी जो है वो रोकते हुए कितनी हवा में होती, ये तो बात की बातें बात करेंगे। आप तो गेम ही नहीं कर पा रहे। हाँ। हमारे सियासी जो गेम है, जो मैच है, उसकी बुनियाद वो रूल्स हैं और वो रूल्स क्या है? इलेक्शंस हैं। ऐसा ही ये तो हर शख्स मान रहा है पाकिस्तान में कि हमसे सब कुछ होगा, हमने न्यूक्लियर बम बना लिया लेकिन इलेक्शन फ्री और फेयर हम नहीं करवा। हाँ, सब मानते हैं, बिल्कुल ऐसा। तो फिर वकास ये वक्त नहीं आ गया सवाल पूछने का आज कि हम वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा पा रहे, और जब तक हम इलेक्शन ठीक ना करवाए तो ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन की बुनियाद पे आती है आपकी लेजिटिमेसी। बिल्कुल। जब आपकी लेजिटिमेसी ही नहीं है तो फिर आपके पास वो स्टेबिलिटी और वो इस्तेहकाम कभी आ ही नहीं पाएगा और आप लोगों की नजरों में आपका कद काट वो कभी बनेगा ही ना जो एक हुक्मरान का होना चाहिए। हाँ। सितम जरीफी क्या है? नून लीग जीती है धांधली से तो वो कहती है जी इससे ज्यादा शफाफ इंतखाबात कोई नहीं हुए। सही है। पीपुल्स पार्टी जीती है तो वो कहती है जी ये तो बिल्कुल ही सब तारीख में बनी नौ इंसान की तारीख में इससे ज्यादा कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। खैर जब मिलिट्री गवर्नमेंट आती है तो वो तो इलेक्शन के तहत नहीं आती। और जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई है जिसने सारे वक्त शोर मचाया था कि जी धांधली धांधली धांधली, तो फिर वो डस्का करते हैं और डस्का करके भूल जाते हैं, उसमें बात ही नहीं करते। तो प्रॉब्लम यह है कि जब आपके सारे ऑप्शन पिट चुके हैं सारे, तो फिर जेन्युइनली हमें और हमारी सियासी क़यादत को यह फैसला करना है कि देखिए हमें इन इलेक्शंस को ठीक करना है और साथ मिलकर करना है। सही है। और मैं इस बात पे इसलिए इतना ज्यादा मैं तनकीद भी कर रहा हूं और मैंने लिखा भी है इस पे जो कुछ सेशन में हुआ है, इसलिए नहीं कि मुझे कोई ईवीएम से कोई इशू है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए जब तक आपकी तमाम तर स्टेक होल्डर्स, और इस टाइम कम से कम 4 बड़े स्टेक होल्डर्स का हमने जिक्र किया है, PMLN है, PTI है, पीपल्स पार्टी है और आपकी एस्टैब्लिशमेंट है, स्टेक होल्डर, जब तक ये फैसला नहीं करेंगे बैठकर आपस में कि जी हमने ये ऐसे इलेक्शन कराने हैं और ऐसे होंगे तो ये फ्री एंड फेयर होंगे, तब तक हम इसी तरीके से कल को आप चांद से हुकूमत को ले आए ना, उसका भी यही प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो पहला सवाल तो ये है। ठीक है, एक ब्रेक ले लूं फाज़ साहब, उसके बाद इसी ऑप्शन पे कि इस पे कदम कौन बढ़ाएगा, इन 4 जमातों को, ये 4 जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको एक जगह बैठना है तो कैसे बैठना है, उसके लिए भी तो रूल ऑफ द गेम्स होने चाहिए ना। एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फाज़ साहब, ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे कि 4 स्टेक होल्डर्स को तो हमने देख लिया, अब कोई 5वां ऑप्शन तो कोई नहीं है। ऑप्शन यही है कि इन सबको मिलके सोचना होगा कि हमने अब किस डायरेक्शन में लेके जाना है। देखिए ये हवाई बात नहीं है, ये कहना तो बड़ा आसान है ना कि जी सब मिल बैठ जाएं और सब करें, सब कह रहे हैं जी, लेकिन अब ये एक थ्योरेटिकल एकेडमिक गुफ्तगू नहीं है। अब ये एक्चुअली आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि एक जमात, एक स्टेक होल्डर दूसरे को मानने को तैयार नहीं। देखिए कल को आज पीटीआई है, उसको सब लोग बुरा भला कह रहे हैं, कल को कोई और गवर्नमेंट, PMLN की गवर्नमेंट आ जाती है, वो पीटीआई उसको बुरा भला कहना शुरू हो जाएगी।
उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये बारियां तो सारों ने ले ली हैं। पहले पीटीआई कहती थी कि जी ये लोग बारियां ले रहे हैं, अब पीटीआई भी उन बारियां जो लेने वाला सिलसिला है उसका हिस्सा उसी लाइन में खड़ी हो जाएगी। तो अब क्या ये बारियां ऐसे चलेंगी कि भाई अब ये पीटीआई आ गई है, अब ये पिटी है, फिर वो पीपल्स पार्टी आए, फिर वो पिटे, फिर नून लीग आए, फिर वो पिटे, फिर पीटीआई आए, वो पिटे। तो क्या अगले 50 साल इस तरह बारियां चलती रहेंगी? ये तो इस तरह तो नहीं हो सकता। आज हमें जब तक ये जमातें, और ये देखें ना, सबसे बड़ा चैलेंज है ये जो इस टाइम की पॉलिटिकल लीडरशिप है, और मैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट को बीच में इसलिए डाल रहा हूं वकास, क्योंकि मुझे और आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो स्टेक होल्डर हैं इस टाइम। कोशिश ही होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारा सिस्टम ऐसे इवॉल्व करे कि वो स्टेक होल्डर ना हो, लेकिन जब तक वो मामलात नहीं होते तब तक वो हैं। सियासी क़यादत ने यह फैसला करना है कि हमने मुल्क को अगर आगे लेके चलना है तो हमने आपस में बैठकर बेसिक रूल्स ऑफ द गेम एस्टैब्लिश करने हैं, और उनमें सबसे अव्वलीन जो है वो ये कि आप साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। ये जो होने जा रहा है, जो पीटीआई कर रही है जी, ये उसकी नफी है। हाँ। क्योंकि ये अब आने वाले दिनों में जो यही गड़बड़ जो पीछे कई साल से होती आ रही है, ये अगले 10 साल के लिए उनको जन्म देने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त अगले इलेक्शन से पहले अगर हमारी सियासी क़यादत ने और तमाम स्टेक होल्डर्स ने होशमंदी से काम ना लिया तो हम अपनी अगली नस्लों के लिए वही सियासी इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम छोड़ के जा रहे हैं जिससे हम भुगतते रहें, और इससे बड़ा गुनाह इस मुल्क के साथ कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। एक तो इलेक्शन में तो क्लियर हो जाए। अब सवाल आपका ये है कि कैसे करें। हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। अब इसका जवाब मैं आपको क्या दूं? देखिए, जो लोग आज हमारे लीडर्स हैं, पार्लियामेंट में हैं, सियासी जमातों के कायदीन हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, अगर मुझे और आपको ये बात समझ में आ रही है और हमारे पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को ये बात समझ में आ रही है, तो फिर क्या इनको समझ में नहीं आ रही? अब क्या ये कल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो इनकी उंगली पकड़ के इनको ला के टेबल पे बैठाना और कहना कि खुदा का वास्ता है बैठो और आपस में ये बेसिक रूल्स ऑफ द गेम एस्टैब्लिश। सारी दुनिया में फ्री और फेयर इलेक्शन का जो है वो हो रहे हैं, जहां जहां तरक्की हो रही है, करवा रहे हैं बिल्कुल। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना कि ये कैसे होंगे। सिर्फ आपने ये तहिया करना है, ये फैसला करना है कि हमने इलेक्शन कराने, वो हो जाएंगे। अगर आप वो भी नहीं करा पा रहे तो फिर रहने दें। फिर अच्छा, फिर कोई कहते नहीं जी हमारे तो जमहूरी, भाई आप या तो आप कहें जी हमें जमहूरियत नहीं चाहिए, लेकिन जब आपका एक सिस्टम है, आपका आइन बना हुआ है, उस पर तमाम तर मुत्तफिक हैं, तो फिर आपने उसको लेटर इन स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना है, वरना हम इसी तरह रहेंगे। और आइन की बालादस्ती की बात भी करते हैं ना, फिर उस तरफ भी बिल्कुल। हाँ। तो और ये देखिए, जो हम अब अगले नुक्ते पे जा रहे हैं ना, उसके दरमियान में जो कनेक्शन है वही है वकास, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये मुनाफिकत है। अच्छा, क्यों? जो सियासी जमात ये ढोल पीटती है, और अगेन मैं कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उससे पहले नून की गवर्नमेंट थी, उससे पहले जो शख्स, जो जमात, जो लीडर इक़्तिदार में होता है, वो ये कसमें खाता है कि सबसे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन मेरा था। आपके ख्याल में वो दिल में समझता है कि फ्री एंड फेयर? कभी भी नहीं समझता। नहीं, उसको पता है सूरत हाल का। ये है मुनाफिकत। और जब तक हम इस मुनाफिकत से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम बैठकर ये एतराफ नहीं करेंगे कि हाँ हम धांधली करते रहे हैं लेकिन अब नहीं होगी, और ये जो अब ईवीएम करने जा रहे हैं, ये उसी कड़ी का, उसी सिलसिले की कड़ी है। इसको तोड़ना है हमें। हाँ। हमें जेन्युइनली ये फैसला करना है कि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, ताकि जो भी गवर्नमेंट आगे आए उसके तहत हमें एक स्टेबिलिटी मिले। तो पहली चीज तो ये। अच्छा, अब दूसरा उसी से जुड़ा हुआ जो मामला है, जिसका जिक्र अभी कायरा साहब ने भी किया। जी, कायरा साहब ने भी किया, शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी किया। अच्छा, और क्या उनका नुक्ता जो है वो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा इदारा जो एहतसाब कर रहा है, खास तौर पे सियासतदानों का, वो नैब है। और वो कहते हैं कि नैब एक फैक्ट्री बन चुकी है जो वफादारियां चेंज करवाते हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, नैब को आप देखें कि नैब इस वक्त एक मुतनाज़ा इदारा बन चुका है जी, लेकिन इशू नैब का नहीं है। नैब तो एक इदारा है जी, इशू तो एक कॉन्सेप्ट का है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब। ठीक है। अच्छा, अब वो जो मैंने एक सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं अगर उसी लफ्ज को
यहां पे अप्लाई कर दूं, तो आपके ख्याल में जो हुकूमत वक्त होती है, चाहे अभी की हो चाहे माजी की हो, और उसके ऊपर जो भी उसका जो एक लीडर बराजुमान होता है इक्तदार के तख्त पे, और वो ये कस्में खा रहा होता है कि मैं बिल्कुल जो है वो एक सच्चा पक्का शफाफ एहतसाब कर रहा हूं, बिला तफरीक होगा, बिला तफरीक, हुकूमत और अपोजिशन में कोई फर्क नहीं होगा। वकास उसको दिल में ये मालूम है कि वो ऐसा कर रहा है? नहीं कर रहा। उसे पता है कि इस इदारे को भी मैं अपने जो है वो फायदे के लिए यूज कर रहा हूं। बिल्कुल। और उसकी जस्टिफिकेशन क्या होती है? उसकी जस्टिफिकेशन ये होती है कि जी अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं फिर अपने आप को मुस्तहकम कैसे करूंगा, और जो मेरा मुखालिफ है उसको मैं मजीद गिराऊंगा कैसे? क्योंकि अगर मैं ये एहतसाब का हथियार इस्तेमाल करते हुए जो मेरे हाथ में है, अगर मैं उसको उसका कद छोटा नहीं करूंगा, उसकी टांगे नहीं काटूंगा, तो कल को वो मेरे लिए खतरा बनेगा। अब ये एक ठीक है, अगर आप एक पुरानी एक कबायली निजाम की तरीके से आप ये सोच रहे हैं दुश्मनी के तहत, तो फिर तो ठीक है, लेकिन हम एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है, हमारा कम से कम दावा तो ये है। और उसमें हमने ये देख लिया है सारी दुनिया में जिन मुल्कों की हम एग्जांपल देते हैं कि जी वहां पे बड़ा ऐसा है और सिस्टम बड़ा अच्छा है और बड़ी मेच्योर डेमोक्रेसी है और बड़ा इंसाफ का बोलबाला है और किसी के साथ रियासत ज्यादती नहीं करती वगैरह वगैरह, उन सब ममालिक में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? वो ये कि सच्चा पक्का बिला तफरीक एहतसाब। सीधी सिंपल बात है। बकास मैं तो ये कह रहा हूं कि ये हम कोई ग्राउंड ब्रेकिंग फलसफा तो लोगों के सामने नहीं रख रहे, ये तो दहाइयों से जो है ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि अगर आपने एक मॉडर्न नेशन स्टेट को चलाना है तो उसमें आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें करनी, बुनियादी चीजें, बिल्कुल। और उसमें एक चीज ये है, हम क्यों नहीं कर सकते? सवाल है क्या पाकिस्तान में कोई एक अनरिटन रूल है कि यहां पे वो एहतसाब नहीं हो सकता जिस पे हर पाकिस्तानी शहरी का एतमाद हो? और आप सोचें एक सेकंड के लिए वकास कि अगर इस तरह का निजाम हो जाए, चाहे वो नैब कर रहा हो, चाहे वो FIA कर रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान की कोई और एजेंसी कर रही हो, अगर हर शख्स को, हर शहरी को उस पर अंधा एतमाद हो, तो फिर आप सोचें कि उस एहतसाब का इम्पैक्ट पाकिस्तान की निजाम पे, पाकिस्तान की जमहूरियत पे क्या हो? फिर हर शख्स जो है वो कानून को तोड़ने से पहले 2 बार सोचेगा कि यार मेरे ऊपर अगर कि मेरे गिरबान पे किसी ने हाथ डाला तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तो फलाना हूं। नैब, इसमें कुछ शक नहीं है कि जो हुकूमत आती है उसके साथ उसका, और अगेन देखिए हम नून लीग को इस बात पे उस पर तनकीद करते रहे, आज PTI भी हुई, तो यानी ये किसी एक गवर्नमेंट का या किसी एक जमात का कसूर नहीं है, ये वो निजाम जो सबको नजर आ रहा है। और जो मेरा नुक्ता है वकास वो ये है, आपके ख्याल में PTI को नहीं पता कि वो जो है इस तरह का जो है वो सियासी एहतसाब कर रहे हैं? आपको ख्याल में नून लीग को नहीं पता कि उन्होंने एहतसाब को किस तरीके से अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया? बिल्कुल। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका अंदाजा नहीं है? आप समझते हैं कि जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने तो नैब बनाया था, उन्हें नहीं मालूम? बिल्कुल ऐसे सबको मालूम है। लेकिन जब तक आप एक बार सारे ये फैसला नहीं करेंगे नहीं हमने एहतसाब ऐसा करना है जो जेन्युइनली बराबर हो, चाहे उससे हमें नुकसान हो, जिस दिन ये हो गया आपके यहाँ इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा, और उससे जुड़े बहुत से और मसाइल भी हल हो जाएंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फाद साहब, एहतसाब की भी हमने बात की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की भी बात की है, वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस की जो तीसरा हमारा बड़ा नुक्ता है, जो परफॉर्मेंस है वो जुड़ी हुई है गुड गवर्नेंस से भी। तो वो जो गुड गवर्नेंस की तरफ ट्रांजिशन है परफॉर्मेंस की, वो भी अभी तक हमें उस तरह से नजर नहीं आ रही। देखिए परफॉर्मेंस कह लें, गवर्नेंस कह लें, कारकर्दगी कह लें जी, ये इन 3 सालों में जितनी हाईलाइट हुई है इससे पहले शायद नहीं हुई थी। ठीक है, नून लीग के जमाने में पंजाब में बार बार बात होती थी कि जी शहबाज शरीफ साहब के लीडरशिप में वहां पे बड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये नारा लेके आई थी कि जी हमने मुल्क को की तकदीर बदल देनी है, और हाईलाइट भी उनके नारे की ही वजह से हुई है, उनकी इलेक्शन कैंपेन की वजह से हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मेरे ख्याल में कारकर्दगी की जो वैल्यू है वो लोगों के जहनों में बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि देखिए कारकर्दगी या गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों में बेहतरी आए। गवर्नेंस को ये एक यानी कि गुब्बारा नहीं है कि आप उसको उड़ाते रहें कि जी बस हमने बड़ी बड़ी बातें कर ली, हमारे इतने डॉलर आ गए तो इतनी हमारी ये माइक्रो जो हमारे डेटा है वो बेहतर हो गया, या वो भी सारा कुछ है। लेकिन असल निचोड़ गवर्नेंस का ये है कि मेरी आपकी और पाकिस्तान के हर शहरी की जिंदगी में कोई बेहतरी नजर आए। अगर ये हो रही है तो गवर्नेंस अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा तो आपकी आवाम जो है वो न सिर्फ ये कि वो फ्रस्ट्रेट होते हैं उस गवर्नमेंट से, बल्कि फिर वो निजाम को गाली देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि जब उसी निजाम के जरिए बार बार हुकूमतें चेंज हो रही हैं लेकिन उनकी जिंदगियां चेंज नहीं हो रही, तो फिर वो क्या करते हैं? वो कहते हैं यार ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। फिर एक डिसइल्यूजनमेंट। और जब ये बार बार कहते हैं तो फिर वो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। कल को अगर उसमें गैर जमहूरी ताकतें आती हैं तो उनके पास एक स्पेस क्रिएट होती है। नुक्ता मेरा ये है कि देखिए ये जो हमने 3 चीजों का जिक्र किया है, साफ और शफाफ इंतखाबात, गैर मुतनाज़ एहतसाब और अच्छी गवर्नेंस और कारकर्दगी, ये तीनों आपको वो लेजिटिमेसी देती हैं जिसकी बुनियाद पे आप एक अच्छी हुक्मरानी कर सकते हैं। अगर आपके इलेक्शन साफ ठीक नहीं हुए तो आपको कभी लेजिटिमेसी मिलती नहीं, जो हमने देखा हर बार। अगर आपने इलेक्शन चले आपने अच्छे करा लिए लेकिन आप उसकी बुनियाद पर यक तरफा एहतसाब कर रहे हैं, लोगों से ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर आपको उसकी लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग कहेंगे यार ये तो 2 नंबर काम कर रहा है। और अगर आपने वो भी कर लिया लेकिन आपकी कारकर्दगी 0/0 है और लोगों की जिंदगियां इसकी बजाय के बेहतर हो वो और खराब होती जा रही हैं, तो फिर वो आपकी तरफ उंगली उठाएंगे। जब तक ये तीनों चीजें साथ नहीं होंगी, इलेक्शंस, अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस, तब तक आपको वो लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। इन तीनों को करने के लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स बनाने की जरूरत है। परफॉर्मेंस तब नहीं आ सकती कि मैंने एक गवर्नमेंट ने कुछ किया, अगली गवर्नमेंट आई उसने कहा जी उठा के फेंक दो। मैंने खुद देखे इस तरह के प्रोजेक्ट्स, खुद अपनी आंखों से, कि बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने हाथ डाला था तो अगली ने कहा उठा के फेंक दो। सो हमें कुछ फंडामेंटल रूल्स ऑफ द गेम बनाने हैं ताकि ये 3 चीजें जो हैं इन पे एक इत्तेफाक हो जाए। बाकी आप हर चीज पे आप एक दूसरे से लड़ें, आप तनकीद करें, ठीक है, कोई मसला नहीं, जमहूरी निज़ाम में ऐसे होता है। लेकिन ये 3 चीजें हमें दुरुस्त करनी है। जब तक हम नहीं करेंगे ये मामला हमारा, किश्ती हमारी ऐसी चलती रहेगी। उसको भी साथ साथ लेके चलें और जो आपके डिफरेंसेस हैं, जो एक दूसरे पे आपने जो है तनकीद करनी है, वो भी साथ चलता रहे। फाज़ साहब आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। अब ये जो 3 चीजें आपने बात की हैं, 3 पॉइंट्स पे बड़ी डिटेल में हमने बात की है। मैं जब अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, किसी जगह गपशप होती है, तो बड़े बड़े मतलब जो सीनियर हमारे दोस्त भी हैं और जिनको समझ बूझ है सियासत की भी और बाकी चीज़ों को भी, अब वो भी ये कहते हुए सुने जाते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया है, नून लीग को भी आजमा लिया है, तहरीक इंसाफ एक उम्मीद थी हमारे लिए, उसको भी आजमा चुके हैं, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि आज के दिन तक तो हालात हमें ठीक होते नजर नहीं आ रहे। तो बहुत से दोस्त उसमें ये भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इससे बेहतर है कि हम इस सिस्टम से ही निकल जाएं जो इलेक्शन वाला सिस्टम है। और बहुत से लोग ये कहते हुए सुने गए हैं कि हम तो आने वाले इंतखाबात में वोट भी नहीं देंगे, इतना मायूस हो चुका है। देखिए, और ये वो मायूसी है जो इससे बड़ी वजह हमारे सियासी लीडर्स के पास कोई नहीं होनी चाहिए कि अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी इस्लाह करें। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 220 मिलियन माशाल्लाह हम इस वक्त हैं, उसमें से अक्सरियत हमारी यूथ पॉपुलेशन है। ये जो मुश्किलात होती जा रही हैं, चाहे वो इक़्तिसादी मुश्किलात हों, चाहे वो सियासी मुश्किलात हों, चाहे वो समाजी मुश्किलात हों, ये एक लावा की तरह ये बिल्डअप हो रहा है। बिल्कुल। और नीचे से लोगों की तवक्कुआत, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं और हमारी गवर्नमेंट्स का और हमारी क़यादत की जो एक अहलियत है उन एक्सपेक्टेशंस को, उन तवक्कुआत पे पूरा उतरने की, वो कम होती जा रही है। ये जो गैप पड़ रहा है इसको हमें कम करना है। ये तभी हो सकता है जब हमारी क़यादत, तमाम जमातें बशमूल इस्टेब्लिशमेंट ये समझे कि ये मामला इस तरीके से आगे नहीं चल सकते, हमारे पास ऑप्शन हो गए हैं खत्म। अभी बैठे और बैठ के जेन्युइनली, ऑनेस्टली, ये कम से कम 3 जो चीजें हमने जिक्र किया, इलेक्शंस को ठीक करें जी, एहतसाब को ठीक करें
और कारकर्दगी को ठीक करें और देखें कि कैसे करना है जी। इन तीनों को कर लें तो मेरे ख्याल में हमारे पास अभी भी वक्त है। इस मुल्क की जो हालत है इसको बदला जा सकता है। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, दीगर ममालिक कर चुके हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक जो हमारी गड़बड़े हैं इनको अभी ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि इसी सिस्टम में हमने रहना है और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया फाद साहब, टाइम हमारे पास खत्म हो गया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया। अगले हफ्ते तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।